Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good evening, all of you. My name is Noman, and I'm your maths teacher. So, last lecture में this is today our lecture number 4 और हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है हमने और होपफुली कि आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे मैथमेटिक्स को और साथ साथ अपनी केयर भी कर रहे होंगे इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर। तो बेटे मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा लास्ट लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ कि हमने उसमें क्या पढ़ा था और ताकि हम आगे अपना नेक्स्ट टारगेट को जो है वो आज का जो है उसको हम कंटिन्यू कर सकें। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 2 ऑफ योर बुक उसमें हमने रैशनल नंबर डिफ़ाइन किया, सेट ऑफ रैशनल नंबर को डिफ़ाइन किया, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं और फिर उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि डेसिमल में अगर आपको नंबर दिया है और आपने कैसे जज करना है कि ये रैशनल नंबर है ये इर्रेशनल नंबर है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। इसमें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है ये चारों डेफिनेशंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। एक और बात मैंने अपने लेक्चर नंबर 2 में बताई थी तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर की जो बोर्ड एग्ज़ाम में वेटेज है वो मैंने लेक्चर नंबर 2 में आप सब लोगों को बताई थी। तो दोबारा नोट कर लें कि चैप्टर नंबर 1 से बोर्ड एग्ज़ाम में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 ऑब्जेक्टिव आता है, यानी टोटल 7 मार्क्स जो हैं वो आपके चैप्टर नंबर 1 की फाइनल एग्ज़ाम के अंदर वेटेज है चैप्टर नंबर 1 की। क्लियर? तो ये आप लोगों ने जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करना है तो उसमें आपने ये वेटेज सबसे पहले लिख लेनी है ताकि आप उस वेटेज को जहन में रखते हुए अपने आप को प्रिपेयर करें एग्जाम्स के लिए। क्लियर? तो आज हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है उसमें सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है डिफाइन पाई। एक वेल नोन नंबर है, आपने इसके बारे में लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि हम ये पाई कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम आज इंफॉर्मेशन देखेंगे और फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सो हमारा फर्स्ट टारगेट डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पाई और इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने एग्जांपल नंबर 1 मैंने आपको एज ए होम असाइनमेंट दी थी कि उसमें डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, आपने उनको जज करना है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट जो आपने लास्ट लेक्चर में लर्न किया था। उसकी एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 3 उसका पार्ट नंबर 10 है। उसके अंदर लिखा है कि 3.14159 2654 सो ऑन। आपको बताना है कि ये कैसा नंबर है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सीखी है तो हमने यहाँ डेसिमल पार्ट के आगे जो है वो डिजिट काउंट नहीं हो सकते क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई भी सीक्वेंस कोई भी ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, कोई एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो हमने डेफिनेशन कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि सो दिस टाइप ऑफ डेसिमल नंबर बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर है एंड दिस इज अ प्रॉपर वैल्यू ऑफ पाई, इसको हम पाई कहते हैं। सो पाई की वैल्यू आप लोगों ने लोअर क्लासेस में 3.14 आप अक्सर न्यूमेरिकल करते वक्त फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम करते वक्त आप ये वैल्यू यूज़ करते रहे हैं। सो 3.141592654 दिस इज अ वैल्यू ऑफ पाई। इस यानी पाई हम इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया कि इतनी बड़ी डेसिमल वैल्यू याद रखना ज़रा डिफ़िकल्ट है तो हम उस सारी वैल्यू को पाई कह देंगे। तो पाई को लिखना कम वक्त लेगा, टाइम सेविंग होगा। तो ये कुछ मैथमेटिक्स के अंदर हम ऐसी चीज़ें करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। तो दिस इज ए रैशनल नंबर। लेकिन आपने यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ मेरा आप सब लोगों से एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, ये सोचने वाली बात है। थिंक टू दिस पॉइंट कि 22/7 लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि हम ये पाई है 22/7 आप पाई की जगह पे यूज़ करते रहे हैं। तो पाई तो इर्रेशनल नंबर है,
तो फिर डेफिनेटली 22/7 भी इर्रेशनल नंबर होगा, डेफिनेटली 22/7 भी इर्रेशनल नंबर होगा बिकॉज ऑफ पाई। लोअर क्लासेस में आप 22/7 न्यूमेरिकल्स वगैरह फिजिक्स में करते वक्त ये यूज़ करते रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये सही है कि 22/7 जो है वो इर्रेशनल नंबर है? हमने अपनी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है, रैशनल नंबर किस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, इर्रेशनल नंबर किस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। तो आप ज़रा अपना माइंड को थोड़ा सा रिकॉल करें, क्या 22/7 इर्रेशनल की डेफिनेशन को फॉलो करता है? 22/7 तो P/Q के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो ये नंबर भी Z में बिलोंग करता है, ये नंबर भी Z में बिलोंग करता है और P/Q का पैटर्न है, तो ये तो टेक्निकली रैशनल नंबर बन रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास रैशनल नंबर है। तो पाई को हम यहाँ इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक हम इसको इर्रेशनल नंबर कह रहे हैं। तो ये क्या डिफरेंस है हमारे पास? एक चीज़ पाई है वो इर्रेशनल है, तो दूसरे सूर में वही पाई इर्रेशनल नंबर नहीं है, वो रैशनल है। तो ये क्या चीज़ है? तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें। पाई की जो वैल्यू है वो ये है 3.141 और ये अकॉर्डिंग टू द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये इर्रेशनल नंबर ही है, दैट्स ट्रू। 22/7 P/Q के फॉर्मेट में है, वो रैशनल नंबर है। तो मैं इसका एक थोड़ा सा सीक्वेंस बना देता हूं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो ये नोट के अंदर इसको हम लिख लेते हैं। तो ये तो आपकी बात हो गई कि जो पाई है नंबर 1 3.141592654 सो ऑन, दिस इज पाई और ये इर्रेशनल है, इर्रेशनल नंबर। नंबर 2 22/7 इट्स P/Q फॉर्म, तो ये रैशनल है, रैशनल नंबर, ठीक हो गया। नंबर 3 22/7 इज नॉट इक्वल टू पाई। अब मैंने यहाँ ये कह दिया कि 22/7 इज नॉट इक्वल टू पाई, तो क्या आप लोअर क्लासेस के अंदर ये गलत करते रहे हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 लेते रहे? तो इस बात को भी क्लियर कर लें। 22/7 is approximately equal to pi, not exact equal। तो आप लोअर क्लासेस में गलत नहीं करते रहे, लेकिन आप लोअर क्लासेस में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ करते रहे हैं पाई की जगह पर, क्योंकि 22/7 को याद रखना आसान था। लोअर क्लासेस के अंदर बच्चे छोटे होते हैं, वो इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते, तो इसलिए 22/7 को मेमोराइज़ करना इजी है रादर दैन कि आप ये 3.141592654 इतनी बड़ी वैल्यू को याद करें। तो लिहाजा 22/7 जो आप यूज़ करते रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं इक्वल है। तो लिहाजा पाई अलग चीज़ है, वो इर्रेशनल है, 22/7 जो है वो अलग चीज़ है, वो रैशनल है। ये दोनों इक्वल नहीं होते और ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ये आपको एज ए ऑब्जेक्टिव जो है ये पेपर के अंदर आएगा। तो ये जो मैंने ये नोट में बातें बता दी हैं दोनों नोट के अंदर, ये आपको एग्जाम्पल नंबर 1 पेज 3 के ऊपर ये चीज़ें मिलेंगी। ये पॉइंट्स आप वहाँ पर रजिस्टर पर ख़ुद नोट कर लें इस सीक्वेंस के अंदर। और नंबर एक और लिख लें कि जो एक बेटर अप्रॉक्सीमेशन है, ये बेटर है, बेटर वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एज कम्पेयर टू 22/7। तो ये बातें आपको एज ए ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर आने के चांस होंगे। तो सो क्लास टुडे आवर मेन टारगेट इज definition of pi and this is related to the information of the pi। ये मैंने आपको कुछ गाइड किया है, इसके लिए आपको ये पेपर में आ सकती हैं आपको एज ऑब्जेक्टिव। अब हम अपने फर्स्ट टारगेट की तरफ चलते हैं जो हमारा आज का है कि हम हाउ वी डिफाइन पाई, कि हमने ये क्यों इसको ये जो है वो क्या प्रॉपर डेफिनेशन है, क्या ये सिर्फ एक नंबर ही है, ये नंबर कैसे आ जाता है ये 3.14159। तो एग्जाम्पल नंबर 1 पेज 3 पे रहेंगे हम। क्वेश्चन हमारा हम नेक्स्ट बना लेंगे। हमने इससे पहले कितने क्वेश्चन बना लिए थे? क्वेश्चन नंबर 1 रैशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन इर्रेशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर।
और नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स हो गई है, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, define the term पाई के स्पेल हम ये करेंगे हम, तो ये आपकी डेफिनेशन है। तो अगर आपको ये डेफिनेशन आ जाए तो आपने इसको कैसे पेपर में लिखना है। पेज नंबर आपका ये जो है वो, तो आप लिखेंगे the ratio between circumference of any circle, the ratio between circumference of any circle and length of its diameter, and length of its diameter, the ratio between circumference of any circle and length of its diameter is called pi। और इसको हम इस तरह लिखते हैं। तो इसका अगर आप फॉर्मूला, इसको हम अगर हम फॉर्मूला फॉर्म में लिख लें तो वो कुछ ऐसे होगा, दैट इज पाई इज इक्वल टू circumference of circle divided by length of its diameter. So this is the formula or definition of the pi. Clear? मतलब इसका ये है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें कि आप कोई सर्कल ले लें, आप कोई सर्कल ले लें, ये सर्कल का सेंटर होगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं कि अगर आप सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कोई पॉइंट हाईलाइट कर दें कि ये ए है, तो उस सर्कल की बाउंड्री को मेजर करें, उस सर्कल की बाउंड्री को मेजर करें, या ए से चलें ए पे आए, वो लेंथ मेजर कर लें। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का मतलब होगा कि आपने ये सर्कल की लेंथ, ये सर्कल चाहे स्मॉल हो चाहे बहुत बड़ा बना लें, तो इससे इस पाई के आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर, ये उसकी लेंथ ऑफ डायमीटर, ये उसकी लेंथ, डायमीटर की लेंथ ये होगी। इन दोनों वैल्यूज को लें और इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो आपका जो आंसर आएगा वो दैट इज 3.14159 एंड सो ऑन। तो ये आंसर आएगा। तो इस जो मर्जी सर्कल हो, छोटा हो सर्कल चाहे बड़ा हो, उसका सर्कमफ्रेंस और उसकी जो डायमीटर की लेंथ को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है दैट आंसर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, और वो डेसिमल 3.14 यही आएगा हमेशा, और उसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया जी? तो दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट फॉर लेक्चर नंबर 4 कि डिफाइन पाई। तो आपने डेफिनेशन करनी है, फॉर्मूला लिख देना है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता देनी है। क्लियर हो गया जी? सो नेक्स्ट टारगेट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें। एक हमने प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल। हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हमने ये जो है वो क्वेश्चन को आज कंप्लीट करना है। एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको हमने बताना है, प्रूव करके देना है कि क्या ये रैशनल नंबर है, ठीक है, या इरेशनल नंबर है, ये हम बताएंगे इसको। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पेपर, शॉर्ट क्वेश्चन में की फॉर्मेट में भी आने के चांस होंगे, और एकेडमी वगैरह के टेस्ट के अंदर ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह भी आ सकता है। तो ये बुक के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 होगा ऑन पेज नंबर 3, बुक पे एग्जाम्पल नंबर 2 ऑन पेज नंबर 3, और ये अकॉर्डिंग टू द एग्जाम जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है,
prove that square root of 2 is an irrational number. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमने इसको प्रूव करना है. इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. अभी तक जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने बता दिया है. वो डेफिनेशन है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की. 2 क्वेश्चन वो हो गए एज ए शॉर्ट क्वेश्चन. और थर्ड नंबर पे आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इरेशनल प्रूव करना, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा. जिनको मैं ये कह दूँ कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने उनको फर्स्ट प्रेफरेंस पे प्रिपेयर करना है. बाकी चीज़ें भी प्रिपेयर करनी है, लेकिन जिनके लिए मैं इंपॉर्टेंट कह दूं कि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको ख़ास तौर पे आपने एकेडमी का टेस्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम कहीं कॉलेज, किसी कॉलेज में हो, एकेडमी में हो, कहीं हो, वो चीज़ें आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे प्रिपेयर करके जानी है. अच्छा, अब आप इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लें कि ये क्वेश्चन को अब हम प्रूव, बुक के अंदर भी ये प्रूव किया हुआ है. थोड़ा सा लेंथी मेथड है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से आपको ये प्रूव करवाऊंगा जो कि आपके लिए आसान होगा. आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे और फिर उसको मेमोराइज भी कर लेंगे और फिर उसको अपने वर्ड्स के अंदर भी लिख सकेंगे. जैसे कि हमने पहले ये पढ़ लिया है कि जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर हमारे पास आ जाएं और जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो, वो इरेशनल नंबर होते हैं. ये हमने पहले पढ़ लिया हुआ. अब हमने यहाँ उसको प्रैक्टिकली प्रूव भी करके देना है कि जो स्क्वायर रूट है 2 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, ये इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, तो फिर ये इरेशनल नंबर है. इसको प्रूव भी करके दिखाएं अब मैथमेटिकली भी. तो इसको हम प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्राडिक्शन मेथड. मैथमेटिक्स को में बहुत से क्वेश्चंस, थ्योरम्स प्रूव करने के लिए बहुत से मेथड यूज़ किए जाते हैं. उनमें से एक मेथड का नाम है कंट्राडिक्शन मेथड. कंट्राडिक्शन मेथड ये कहता है कि आपने उस क्वेश्चन को जो प्रूव करना है, आप उसके उलट चलें. यानी हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो दूसरे जो वर्ड्स में उसके साथ रैशनल नंबर्स का लिंक है, तो हम उलट चलेंगे कि हम कहेंगे ये रैशनल है. बाद में हम रैशनल की प्रॉपर्टीज़ लगाते जाएंगे उस क्वेश्चन के अंदर, वो फुलफ़िल नहीं होंगी. फाइनली जब वो फुलफ़िल नहीं होगी तो हम कहेंगे कि ये तो भी फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, ये हमारी जो अजम्पशन लेके हम इसको चले हैं ये तो बन नहीं रही है, हमारा टारगेट अचीव नहीं हो रहा है. तो फिर लिहाजा फिर हम भी कहेंगे कि ये जो हमने अजम्पशन करके चले थे ये रॉन्ग है, जो क्वेश्चन कह रहा है वही बात ठीक है कि ये इरेशनल नंबर है. हम इस टेक्निक से इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे. क्लियर हो गया? फिर सुन लें. स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इरेशनल प्रूव करना, दिस इज आवर इंपॉर्टेंट टास्क फॉर टुडे, और ये एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. और इसको हम प्रूव किस मेथड से करेंगे? मेथड नेम इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन मेथड. कंट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि जो चीज़ें, जो क्वेश्चन कह रहा है आप उसको उलट चलें, आप उसके उलट बातें लेकर चलें, उसको कंटिन्यू करें, उसके मुताबिक उसके अंदर कैलकुलेशन यूज़ करें, और आप देखेंगे कि वो कैलकुलेशन फुलफ़िल नहीं होंगी. जब वो फुलफ़िल नहीं होंगी तो हम कहेंगे कि ये जो हमने अजम्पशन की थी ये रॉन्ग है. तो इस लिहाजा जो क्वेश्चन कह रहा है वही बात ठीक है कि ये इरेशनली होगा. तो अब हम इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे, अब आप सब लोग ये देखेंगे. तो इसी तरह आप जब भी पेपर में बैठे हैं तो इस तरह स्टेटमेंट बना लें क्वेश्चन की, फिर प्रूफ लिखें ताकि थोड़ी सी प्रेजेंटेशन स्किल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए. सपोज ये आप सब लोगों ने नोट करना है क्योंकि ये मैं बुक से थोड़ा सा डिफरेंट आपको बताने लगा हूँ और जाके इजी रहे आप लोगों के लिए. सपोज दैट square root of 2 is a rational number. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं. कंट्राडिक्शन मेथड क्या है कि हम जो क्वेश्चन कह रहा है उसके उलट चलेंगे. तो क्वेश्चन कह रहा है इरेशनल, हम कह रहे हैं रैशनल. सपोज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रैशनल नंबर, कि हमने कह दिया कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल नंबर है. अगर ये रैशनल नंबर है तो आप जानते हैं कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखे जाते हैं. तो सपोज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रैशनल नंबर, देन there must exist two relatively
prime, then there must exist two relatively prime integers. Two relatively prime integers क्या होते हैं, ये बात इसमें मैं आपको बता दूं. Relatively prime integers आपसे मिले lowest form of number. मजीद वो किसी एक टेबल पे डिवाइड ना हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 2/3. फॉर एग्जांपल 2/3 यहाँ पे रफ में लिख लेता हूँ. जैसे 2/3 इनका सिर्फ ये 2 और 2 के टेबल पे ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, 3 के टेबल पे ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, कोई एक हो सकता है. तो मीन्स कि इनका जो कॉमन डिवाइजर है वो या तो ये खुद है या फिर 1 है. इनके अलावा और कोई नहीं होगा और किसी एक टेबल पे ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते एक्सेप्ट 1. वो 1 वाले केस को हम नहीं लेंगे. सो देन देयर मस्ट एग्जिस्ट टू रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स मींस लोएस्ट फॉर्म ऑफ नंबर. मजीद जो है वो कैंसिलेशन उसमें नहीं हो सकती. सो देयर मस्ट एग्जिस्ट टू रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स मींस लोएस्ट फॉर्म ऑफ नंबर लाइक p एंड q. तो हमने वो नंबर्स जो टू रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स कहा है वो p और q ले लिए हैं सच दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p/q. तो फिर हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जो है वो क्या किया है p/q के इक्वल लिख लिया है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हमने रैशनल नंबर कह दिया है और रैशनल नंबर तो p/q की फॉर्म में होते हैं. क्लियर होगी बात. यहाँ तक मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस थ्योरम के प्रूव का जो मेन आइडिया है वो यही पैराग्राफ है. सपोज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रैशनल नंबर. हमने शुरू में बताया कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं. क्वेश्चन कह रहा है इररेशनल, हम उसके उलट चलेंगे. हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रैशनल नंबर कंसिडर कर लिया. उसके बाद हमने कहा कि अगर ये रैशनल है तो फिर p/q होना चाहिए. तो p/q कौन है वो हमने यहाँ बाउंड कर लिया. So then there must exist two relatively prime integers means relatively prime integers का मतलब lowest form of numbers जिनका common divisor 1 के अलावा और कोई ना हो. So like p and q such that फिर उनको आप इस तरह लिखेंगे. अब हम इन पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो रैशनल नंबर हमने लिए हैं, ये जो हमने बात की है कि इनका कॉमन डिवाइजर 1 के अलावा और कोई नहीं है, कोई इनको डिवाइड नहीं कर सकता एक्सेप्ट 1. तो क्या ये बात मेंटेन रहती है? दिस इज आवर अजम्पशन कि ये अगर रैशनल है तो फिर 2 रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स होंगे और वो p और q ऐसे हैं जिनको 1 के अलावा और कोई डिवाइड नहीं कर सकता. ये हमने शुरू में ही कह दिया कि हमें ऐसा ही मिलेगा. अगर हमें ऐसा मिल गया तो फिर ये रैशनल होगा और अगर हमें ऐसा ना मिला तो फिर ये इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा. तो ये हमने लिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ 1. इसको 1 इक्वेशन कह दें. तो 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर. देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको तो शिफ्ट कर दें. 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह के यहाँ एक दफ़ा स्टॉप कर लेंगे क्वेश्चन. फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज अ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस थ्योरम. स्क्वायर रूट ऑफ 2 को p/q लिख लिया क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हमने कह दिया कि वो रैशनल नंबर है. इसको इक्वेशन नंबर 1 स्क्वायर ले लें बोथ साइड्स. तो 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर. फिर q स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर लें, यू कैन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो वो हमने कर इक्वेशन नंबर 2 में. इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है अब हम वो देखते हैं. तो लुक बेटे, इक्वेशन 2 शोज दैट ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा. 2 डिवाइड्स p स्क्वायर also p. This is very important point. Equation 2 shows that 2 divides p square also p. ये 2q स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट हो रहा है. ये बेसिक अलजेब्रा की कैलकुलेशंस है कि अगर कोई चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पर जाकर वो डेफिनेटली डिवाइड करेगी.
तो इसका मतलब है कि 2 जब इधर आके डिवाइड करेगा तो वो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर वो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली p को भी डिवाइड करेगा। मसलन इसकी रीजन एक छोटी सी मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक नंबर 2 है, इसका स्क्वायर हो गया 4, ये आप p समझ लें, ये आप p स्क्वायर समझ लें, और हमने कहा है कि 2p स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 4 को डिवाइड करता है, 2 आंसर है, तो डेफिनेटली वो 2p को भी डिवाइड करेगा, डेफिनेटली वो 2p को भी डिवाइड करेगा। अगर मैंने जो है वो एक नंबर 3 लिया है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और यहाँ जो p वो 3 है और p स्क्वायर 9 है, तो 2 जो है वो 9 को तो डिवाइड कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा, तो अगर वो नहीं कर रहा तो वो फिर डेफिनेटली 3 को भी नहीं कर रहा होगा। तो अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर रहा तो वो p को भी नहीं करेगा, लेकिन अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली वो p को भी डिवाइड करता होगा। सो इक्वेशन 2 शोज दैट 2 डिवाइड्स p स्क्वायर आल्सो p। तो यहां हमें जो है वो इस सेंटेंस से हम क्या बात हासिल करना चाहते हैं ये बात सुन लें। हमने यहां अपनी जम्पशन में कहा था कि ये जो p और q हमने रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स लिए हैं, ये लोएस्ट फॉर्म है, इनको 1 के टेबल के अलावा और किसी पे डिवाइड नहीं किया जा सकता, दोनों को सेम टाइम। तो इस इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल रहा है, शोज दैट 2 डिवाइड्स p स्क्वायर आल्सो p। इक्वेशन 2 से ये हमें मिल रहा है कि ये जो 2 है वो p को डिवाइड कर रहा है। क्या यहां से रिजल्ट मिल रहा है, इसको आप रफ लिख लें कि जो है वो 2p को डिवाइड कर रहा है। इक्वेशन नंबर 2 से हमें यानी 2 के टेबल पे p कैंसिल हो रहा है, ये हमें यहां से बात मिल रही है। ये बात क्लियर होगी। अभी तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल पे ये 2 तो कैंसिल हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, एक कैंसिल हो रहा है, दूसरा नहीं होना चाहिए, तो एक अभी हो रहा है, तो अभी तो कोई इश्यू नहीं है क्वेश्चन के अंदर। हमें देखना है कि क्या q के साथ तो नहीं ये इशू है, तो उसको अब हम q के बारे में देखते हैं कि कहीं q को तो नहीं है 2 डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड कर दिया तो फिर हमारी असम्पशन गलत हो जाएगी, तो चेक करते हैं आगे क्या होगा। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये जो 2p को डिवाइड कर रहा है तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि p जब 2 को डिवाइड करेगा तो लेट से z आंसर कोई आ जाएगा। जाहिर बात है जब कोई दो वैल्यू डिवाइड करेंगी तो कोई नया आंसर आएगा, तो वो आंसर को z कह दिया हमने। तो यहां से हमें p की वैल्यू मिल गई 2z, इसको आप 3 इक्वेशन कह दें और इसको आप पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में ले जाएं, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया जी। यहाँ तक मैं फिर रिपीट करूँ क्योंकि मुझे ये साइड अरेज करनी पड़ेगी। फिर सुन लें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ अ रैशनल नंबर, ये हमने सपोज किया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की बेस पे। अगर ये रैशनल है तो फिर ये p ओवर q के फॉर्मेट में होना चाहिए। p ओवर q के फॉर्मेट को हमने अज्यूम किया कि वो रिलेटिवली प्राइम इंटीजर है, मीन लोएस्ट फॉर्म है। p और q ऐसे हैं जिनको एक टेबल पे डिवाइड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट 1, ये हमने अजम्पशन कर ली इसके प्रूफ के अंदर। फिर हमने मैथमेटिकल स्टार्ट कैसे कैलकुलेशन की कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को p ओवर q कह दिया बिकॉज ऑफ द रैशनल नंबर्स। फिर स्क्वेयरिंग किया तो स्क्वायर रूट रिमूव होकर 2 आ गया, इधर p का स्क्वायर बन गया, इधर q का स्क्वायर बन गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बन गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह के क्वेश्चन को स्टॉप किया और देखा कि इक्वेशन 2 से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो इक्वेशन 2 शोज दैट 2 डिवाइड्स p स्क्वायर आल्सो p। इसकी मैंने आपको रीजन बता दी कि अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली वो p को भी डिवाइड कर रहा होगा, तो p डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब ये हो गया। इससे हमें ये पता चल गया कि p को 2 के टेबल पे डिवाइड किया जा सकता है। इक्वेशन 2 से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। फिर हमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी अजम्पशन के अंदर जो बात थी वो अभी तक ठीक चल रही है। फिर हमने इसी रिजल्ट को लिया p डिवाइडेड बाय 2, हमने कहा जब 2p को डिवाइड करेगा तो कोई नया रिजल्ट आएगा दैट इज z। वो हमने p बाय 2 इज इक्वल टू z ले लिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p इज इक्वल टू 2z। तो p की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हम अब लगाने लगे हैं। तो p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में लगा देंगे तो इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्मेट क्या बन जाएगी। सो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह पे आपने 2z लगा दिया।
So 2q square is equal to 4z square. Divide both sides by 4. Divide both sides by 2. ये 2 से डिवाइड कर दें. जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो सो यू हैव q स्क्वायर इज इक्वल टू 2z स्क्वायर. और 2z स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर. इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें. इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें. क्लियर? तो यहाँ तक आप साथ साथ नोट भी करते रहें, क्योंकि ये बुक में अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ चीज़ें नहीं होंगी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी मैं आपको दे रहा हूँ कि आप इसको साथ साथ नोट कर लें. तो स्टार्ट हमने वहाँ से किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ एन इरेशनल नंबर. ये बात बुक के ऊपर पेज नंबर 3 के स्टार्ट में लिखी हुई है. सो देन देयर मस्ट एग्जिस्ट 2 रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स p एंड q. ठीक हो गया. और p एंड रिलेटिवली प्राइम मीन लोएस्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स, कि वो उनको आप एक टेबल पे दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते एक्सेप्ट 1 सच दैट. फिर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 को p ओवर q के फॉर्मेट में लिखें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें. फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये चीज़ आ जाएगी. फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इक्वेशन 2 शोज दैट 2 डिवाइड्स p स्क्वायर ऑल्सो p. तो इसका मतलब हुआ कि हमें p को डिवाइड कर, p को हम 2 के टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं. तो ये हमने जो है वो इस इक्वेशन 2 से ये रिजल्ट जो है वो डिड्यूस किया है. फिर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि p को 2 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है. इसी बात को आगे कंटिन्यू हमने कर लिया है कि लेट p डिवाइडेड बाय 2 मींस कोई नया आंसर आ जाएगा. लेट सपोज z आता है आंसर, वो p की वैल्यू निकाल ली क्रॉस मल्टीप्लाई करके और उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में लगा दिया, p की जगह स्क्वायरिंग किया, 2 से डिवाइड किया, और आपके पास ये मैंने जस्ट अरेंज किया है 2z स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर. इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया. यहाँ तक हमने अभी कंप्लीट किया है और मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ कि आप इसको ज़रा नोट डाउन कर लें अपने रजिस्टर्स पे, और उसके बाद इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं. सो यू हैव ओनली 1 मिनट टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन. और उसके अलावा मैं आपको एक और बातें भी साथ साथ बता दूं कि जो जिस स्टूडेंट, मेरे प्यारे बेटे या बेटी के जहन में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन अराइज होता हो वाइल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स या इससे रिलेटेड पेपर पैटर्न, कोई भी चीज़ के बारे में, वो प्लीज़ नोट डाउन ऑन योर नोटबुक. वो क्वेश्चंस डेट वाइज आप अपने नोटबुक के ऊपर बना लें. जैसे ही टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन फिजिकली होगा कैंपस के अंदर, आप वो क्वेश्चंस जो हैं वो आप टीचर के सामने रखें और उनसे डिस्कस करें. वो आप डिस्कस करके ही अपने आगे मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करें, ताकि आपके जहन की जो एम्बिग्विटी है, ताकि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो सारी सॉर्ट आउट हो सकें. ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आपने करना है. जब आपका मेरा फिज़िकल इंट्रैक्शन होगा उसमें इस कैंपस के अंदर, तो फिर मैं देखूँगा कि किन स्टूडेंट्स ने मेरी इन बातों के ऊपर अमल किया है. क्लियर हो गया जी? तो इसको आप साथ साथ नोट कर लें. होपफुली आप लोगों ने ये नोट किया होगा. तो अब इक्वेशन 3 से आगे ज़रा कंटिन्यू देख लें. इक्वेशन 3 जो बन गई है हमारे पास, इससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है. इक्वेशन 3 शोज दैट इक्वेशन नंबर 3 शोज दैट 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो q स्क्वायर को डिवाइड करेगा. 2 डिवाइड्स q स्क्वायर ऑल्सो q. उसी तरह की बात होगी. उधर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, साथ p को भी कर रहा था. इस इक्वेशन 3 के अंदर क्या हो रहा है कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर ऑल्सो q. इसकी रीजन मैंने पहले भी दे दी है कि अगर q स्क्वायर को डिवाइड 2 कर रहा है तो फिर डेफिनेटली q को भी डिवाइड करेगा. तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई. हमने तो जो अजम्पशन शुरू में की थी उसमें तो हमने कहा था कि ये जो हमने रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स p और q सेलेक्ट किए हैं, ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ नंबर हैं. इनको हम 1 के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं कर सकते, ताकि p ओवर q की फॉर्म हमारी मेंटेन रहे. तो यहाँ
हमें ये पता चल गया कि 2p का डिवाइजर है, 2p को डिवाइड कर रहा है, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वही 2 अब q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के टेबल पर p भी कैंसिल आउट हो रहा है और 2 के टेबल पर q भी कैंसिल आउट हो रहा है। सो दिस इज आवर क्रिटिकल स्टेज ऑफ दिस थ्योरम कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई है। हमने तो कहा था ये डिवाइड नहीं होंगे 1 के अलावा, तो ये तो 2 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। सो इस रीज़न की बेस पे हम कहेंगे कि सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, कि हमने जो अज्यूम किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल नंबर है, इसका मतलब है कि वो रैशनल नंबर नहीं है, वो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हम ये लिखेंगे इक्वेशन 3 शोज दैट 2 डिवाइड्स q स्क्वायर आल्सो q, विच दिस मीन्स, बल्कि इसको ऐसे लिख लें, दिस इम्प्लॉइज दैट, ये एरो लगाने का मतलब है कि दिस इम्प्लॉइज दैट, ये पूरा सेंटेंस लिखने के बजाय आप ये एरो लगा लें। इसका मतलब ये हुआ फिर कि 2 इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ बोथ p एंड q। तो 2 तो दोनों का डिवाइजर हो गया। सो विच इज रॉन्ग। So thus our assumption is wrong. Thus our assumption is wrong. Hence हमने कंट्रोडिक्शन मेथड में कहा था कि हम उलट सपोज करेंगे और बाद में उसकी प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं होंगी तो हम कहेंगे कि हम गलत थे। तो जो क्वेश्चन कह रहा है वही बात सही है। सो हेंस square root of 2 is an irrational number. So that's all for this question. तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ एन इररेशनल नंबर। इसको आपने इस तरीके से प्रूव करना है और केयरफुली आपने इसको नोट करना है सीक्वेंस में। आपने ये मैथमेटिकल नोट करने के बाद आपने इस पेज पे आना है, तो फिर ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होगा। बुक के ऊपर ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 के ऊपर ये क्वेश्चन है और आपने इसको इस तरह कंटिन्यू करना है। अच्छा, एक और बात बता दूं कि इसके अंदर इसी तरह आप पेज 4 पे आएंगे। नाउ नोट योर होमवर्क एज ए होम असाइनमेंट। आपके ज़िम्मे क्या काम होगा, आपने ये जो आज के लेक्चर को अटेंड किया है इसके बाद आपने डू योर सेल्फ में क्या काम है, आपने खुद से क्या काम करने हैं। पेज नंबर 4 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसके अंदर प्रूव स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज एन इररेशनल नंबर। अब उसमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इररेशनल प्रूव करना है। सेम प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे, सिर्फ जहां जहां 2 लिखा हुआ है बस वहां 3 आ जाएगा। बाकी सारा जो क्वेश्चन का रिजल्ट है वो आपने इसी तरह कॉपी करना है, वही सारी बातें लिखनी है। सिर्फ जहां जहां 2 लिखा हुआ आया है इस क्वेश्चन के अंदर वहां वहां आपने 3 लिख देना है, और जहां 2 का स्क्वायर 4 बना था वहां 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो बिल्कुल एज इट इज़ आप एग्जाम्पल 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक आपकी एज ए होम असाइनमेंट है। और उसके अलावा पेज 5 के एंड के ऊपर एक नोट लिखा हुआ है, उसको आप एज ए ऑब्जेक्टिव देख लें, एज ए होम असाइनमेंट है वो भी, कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 को तो हमने मैथमेटिकली प्रूव किया है आपकी बुक में, इसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है। और जो इसका सोल्यूशन बुक में अवेलेबल होता है उनको ज़रूर बोर्ड एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। उसके अलावा ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 11 आ जाए, वो आप बिल्कुल इसी प्रोसीजर से उनको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, वो सब इररेशनल नंबर्स बन जाएंगे। क्लियर हो गया जी। सो पेज 5 तक आप समझ लें कि हमने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ लिया है। थ्योरी अभी हम पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगी उससे रिलेटेड जितने एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस होंगे फिर हम उनको कंटिन्यू करेंगे। तो एक आर्टिकल और है थ्योरी का, इंशाल्लाह वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और देन हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे प्रॉपरली। तो मैं आपको एक नोट में बातें लिख देता हूँ और आपने जो होमवर्क के तौर पर चीज़ें करनी है उसको भी एक प्रॉपर सीक्वेंस बना के लिख देता हूँ। नोट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जितना हमने आज पढ़ा है उसमें नंबर 1 है कि Q एंड Q प्राइम आर
डिसजॉइंट सेट्स। Q कौन था? रैशनल नंबर का सेट। Q प्राइम कौन था? इरेशनल नंबर का सेट। ये डिसजॉइंट है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उसमें सारे रैशनल नंबर हैं, उसमें सारे इरेशनल नंबर हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंफॉर्मेशन आपके पास आनी चाहिए। नंबर 2, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायर numbers or irrational number. स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स। नॉन स्क्वायर मीन्स परफेक्ट स्क्वायर जिनका नहीं बनता, उनका जब स्क्वायर रूट आएगा तो वो डेफिनेटली इररेशनल नंबर्स होंगे। नंबर 3, स्क्वायर रूट ऑफ n is an irrational number if n is prime number। अगर n प्राइम नंबर होगा तो डेफिनेटली स्क्वायर रूट ऑफ n इररेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये कुछ हमने जितना पढ़ा है उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए इंफॉर्मेशन थी, ये आप नोट डाउन कर लें, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड नोट जो है वो आपकी होम असाइनमेंट है, होमवर्क समझ लें। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, इसके ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3 है। डू योर सेल्फ सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 2। क्लियर हो गया जी? तो ये आप इसको कंटिन्यू करें, एक अपने हैंडआउट्स अलग बनाएं, यूनिक नोट्स की हेल्प ले सकते हैं आप डेफिनेशंस के अंदर, इन थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए इनके सॉल्यूशन में उनकी हेल्प ले सकते हैं आप, और डेफिनेटली आपने उनसे हेल्प लेनी है क्योंकि वो हमने बड़ी मेहनत से आप सब लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और हम इसी तरह आगे पेज 6 से कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पेज 5 तक आपने इन चीज़ों को सारों को एक सीक्वेंस में हैंडआउट्स बना लेनी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी बहुत बहुत केयर करें, अपने हैंड्स को वॉश करें ताकि आप इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकलें, गैर ज़रूरी बाहर मत निकलें, जो बहुत ज़रूरत है तो एक जाएं और विद द हेल्प ऑफ प्रिकॉशंस आप इसको करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।